Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपका पार्ट 14 यानी पार्ट 14 है, ताकि मैं आप लोग को बोला भी हूँ कि 20 पार्ट मैं आप लोग को बताऊंगा और उसी में से आप लोग का एग्जाम आएगा। बस इसको अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो नए वीडियो देख रहे हैं कृपया हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ हौसला मिल सके और अच्छे से समझा सके। और मैं इससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जैसे ही मैट्रिक क्लास के बच्चों को आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, इसके बाद 8-9 का, इसके बाद हम आप लोगों को समाज एवं देश के एवं राज्य के बारे में बताएंगे कि कैसे कौन सा क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा समझने में। लिए हम आपको ठेठ देहाती हिंदी है ना, आपके मिश्र भाषा में सभी लोग को मिलाकर भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ सके, उस टाइप का मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा। अगर किसी भी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए कि इसे हमें अच्छा से समझना है ना इस भाषा में, तो मैं आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप करके बता सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए 10 क्लास के बच्चे को 2 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए क्या लिखा हुआ है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि आयात और निर्यात 2 चीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज लग गया है, शुल्क लग गया है। शुल्क मतलब आप जानते होंगे कि शुल्क मतलब पैसा होता है, ठीक है, कोई चीज का टैक्स होता है, शुल्क लिया जाता है। तो आयात मतलब आने वाला और निर्यात मतलब ले जाने वाला। तो अगर दूसरे देश से अगर हमारे देश में अगर कोई चीज आ रहा है, तो बॉर्डर पे अगर कुछ पैसा लग रहा है, शुल्क लग रहा है, टैक्स लग रहा है आने का, उसे हम आयात शुल्क कहते हैं। आयात किसी देश से आने वाली चीजों को वसूल किए जाने वाला शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। बात को समझ में आ गया होगा। यानी आयात मतलब आने वाला और निर्यात मतलब जाने वाला। तो आने वाला में जो भी टैक्स लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर निर्यात शुल्क क्या लगता है। यानी अगर निर्यात शुल्क अगर आ जाए तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जा रहा है और उस दूसरे देश में जाने के लिए जो पैसा देंगे उसे हम क्या कहेंगे, निर्यात शुल्क कहेंगे। और आयात शुल्क आने के लिए पैसा जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। तो जो भी दूसरे देश से हमारे देश में आता है उसे हम आयात कहते हैं, हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं उसे निर्यात कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। कह रहा है कि भारत में प्रथम यानी पहली बार वस्त्र, आधुनिक वस्त्र, मशीन द्वारा बनाने वाला कपड़ा, जो कपड़ा मशीन द्वारा बनाने वाला सबसे पहले कब और कहां स्थापित किया गया था, कहां लगाया गया था। आज से पहले हमारे देश में, और जब हमारे देश में मशीन नहीं था तो लोग कपड़ा बुना करते थे। क्या किया करते थे, बुना करते थे। लेकिन जब हमारे देश में कपड़ा का मशीन द्वारा बुनने वाला, सीने वाला आ गया तो मशीन द्वारा, लेकिन कहा जा रहा है कि कब आया और कहां आया। 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। यानी भारत में सबसे पहले कपड़ा वस्त्र वाला मशीन आधुनिक 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट जगह था, उस जगह पे आया था। तो आप याद रख सकते हैं कि हमारे देश में जब मशीन नहीं था, मशीन से कपड़ा नहीं सिलाया जाता था, मशीन से कपड़ा नहीं बनता था, उससे पहले हाथ से बिना करते थे लोग, ठीक है। लेकिन मशीन कब आया, तो 1818 ईस्वी में। और कहां आया, तो कोलकाता में। भारत में प्रथम वस्त्र आधुनिक मशीन कब कहां आया, तो 1818 ईस्वी में आया था, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर की जगह पे आया था। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 1818 कलकत्ता में, कोई दिक्कत? ठीक है, समझा गया ना। कहाँ पे आया था, कोलकाता में। कब आया था, 1818 ईस्वी में। ओके चलिए आगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों का नाम बताएं। भारत में जो झूम खेती किया जाता है वो कौन कौन सा राज्य में झूम खेती किया जाता है, उन 4 राज्यों का नाम बताना है, ठीक है।
तो आप याद रख लीजिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्य है जहाँ पे झूम खेती करते हैं। क्या करते हैं? झूम खेती। कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। क्या है? झूम खेती। क्या? झूम खेती। झूम खेती 2 नाम से जाना जाता है, ठीक है। झूम खेती एक लोग घूम घूम के खेती करते हैं, उसको झूम खेती कहा जाता है ना। और दूसरा नाम उसको दे सकते हैं घुमतू खेती, ठीक है। बहुत से राज्य में होता है कि यहाँ से गए और इस राज्य में इस जगह पे खेती किए और फिर 15 मतलब अगले जब भी खेती करना है तो दूसरा जगह जाकर खेती किए। तो इस टाइप का झूम खेती या घुमतू खेती भी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कौन कौन सा राज्य में झूम खेती किया जाता है याद रखिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। समझ में आ गया? याद हो गया ना? झूम खेती कहाँ कौन कौन सा राज्य में किया जाता है बताइए? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इस 4 राज्य है जहाँ पे झूम का खेती लोग करते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, यानी हमारे देश में जो दल है वो किस प्रकार का दल है। दल तो आप लोग को पिछले बार ही बताए थे कि एक क्षेत्रीय दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं, बताए थे या कि नहीं? जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए दल की आवश्यकता पड़ता है, समूह की आवश्यकता होता है। तो हमारे देश में क्षेत्रीय दल भी है और राष्ट्रीय दल भी है। राष्ट्रीय दल पूरे भारत में हर जगह चुनाव लड़ती है, हर जगह काम करती है, और क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने क्षेत्र में ही काम करती है, चुनाव लड़ती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि भारत में दल व्यवस्था किस प्रकार है, तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। यानी बहुदलीय शासन व्यवस्था हमारे देश में चलता है। अंतर्राष्ट्रीय दल भी और आपका राष्ट्रीय दल भी और क्षेत्रीय दल दोनों मिलकर हमारे देश में शासन चलाते हैं, और शासन चलाते हैं अपना जिसका जो बहुमत होता है वो अपना सरकार बनाते हैं। जैसे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आप देख रहे होंगे कि बीएसपी एक क्षेत्रीय दल है, एसपी क्षेत्रीय दल है, बहुत कम जगह पे चुनाव लड़ती है अपने एरिया में, है ना। कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब आपका राष्ट्रीय दल है, हर जगह पे लड़ती है। लेकिन यही सब मिलजुल कर क्या है, राज्य में सरकार बनाती है। आज आप देख लीजिए, झारखंड की बात हम करते हैं, झारखंड में भी कांग्रेस और बीजेपी ये राष्ट्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल में आपका जेवीएम हो गया, आजसू पार्टी हो गई, है ना, जेएमएम हो गया, है ना, इस टाइप का है। तो सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, और जो जीतता है, कभी कभी बहुमत कम हो जाता है तो लोग एक दूसरे से सहयोग लेकर क्या करते हैं, बहुमत ले लेते हैं और ज्यादा सीट कर लेते हैं और सरकार बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं महागठबंधन। क्या कहते हैं? महागठबंधन। यानी 2-4 पार्टी मिलकर एक साथ सरकार बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन के सरकार कहते हैं। और बहुत प्रकार का अगर दल अगर एक साथ मिल जाता है 4-5 तो उसे कहते हैं महागठबंधन। 2 दल मिलेगा सिर्फ और सरकार बनाएगा तो गठबंधन, और 4-5 दल मिलकर अगर बनाता है तो उसे हम कहेंगे महागठबंधन। तो हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और देश में और राज्य में सरकार बनाते हैं। कोई दिक्कत किसी चीज को? अब आगे आइए, लोकतांत्रिक में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में है। तो देखिएगा, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता को स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। यानी सरकार कोई भी कार्य अगर करता हो तो ये किसको मिले जानकारी? जनता को जानकारी होना आवश्यक है। जनता को जानकारी होना, जनता को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार जिस कार्य को करना चाहिए वो अच्छा है, और ये कार्य कैसे करना है ये जनता को मालूम होना चाहिए। समझ में ना? दूसरा,
सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है। सूचना का कानून आप लोग को बताएं कि सूचना का कानून बना है, और सूचना का अधिकार के बारे में भी हम आप लोग को बताएं कि जनता को सभी चीज को, क्या राज्य में कैसा काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा घटिया काम हो रहा है, ये सारा चीज हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून बनाकर दिया गया है। तो पारदर्शिता लोकतंत्र का मतलब में यही होता है कि हमारे देश में जो भी काम हो रहा है ये जनता को जानकारी होना चाहिए, और जनता को जानकारी होना चाहिए, और जनता को ये पता होना चाहिए कि ये कार्य इस ढंग से किया जा रहा है। कोई दिक्कत? आगे आइए, मुद्रा। मुद्रा के 2 कार्यों को लिखे। मुद्रा को 2 कार्यों के बारे में बताना है। तो मुद्रा के 2 कार्यों के बारे में बताना है। तो आप जानते हैं कि मुद्रा विनिमय के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता भूमिका निभाती है। यानी कह रहा है कि वस्तु विनिमय को आसान तरीका से सुलझाने का काम मुद्रा का काम है। हम आप लोगों को पिछले वीडियो क्लास में या वीडियो में आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे कि मुद्रा कैसे वस्तु विनिमय को सुलझाती है। एक पहले के समय था कि एक सामान को दीजिए और दूसरे सामान लीजिए, लेकिन आज क्या है कि मुद्रा की आवश्यकता विनिमय के लिए बहुत, जब से मुद्रा आ गया है किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हम जब भी किसी भी सामान को देंगे तो हमें वो क्या देगा? मुद्रा देगा, पैसा देगा। और हम किसी भी सामान को खरीदेंगे तो हम पैसा देंगे। मुद्रा लेन देन में मतलब अच्छा काम करता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। सामान बेचना है आपको पैसा मिल जाएगा, सामान खरीदना है आप पैसा दे दीजिए, ये अच्छा करता है। दूसरा चीज है कि धन संचय के लिए, धन जमा करने के लिए हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचय कर सकते हैं। यानी अगर हमें धन को जमा करना है, पैसा को इकट्ठा करना है, तो हम धन के माध्यम से आसानी से बैंक में जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही कोई सामान को अगर रखिएगा तो कितना साल तक आप रख सकते हैं, ये बताइए? रख सकते हैं? अगर मान लीजिए कि कोई सामान आप देखे होंगे कि कोई भी सामान रखते हैं तो 2 साल, 1 साल, 3 साल में वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, आपको फेंकना पड़ सकता है, कोई खरीदेगा नहीं। खरीदने के लिए छोटे उस चीज में टच नहीं होगा, होता है ना। लेकिन मुद्रा जब से है, मुद्रा आप धन को बेचकर, है ना, सामान को बेचकर आप पैसा जमा कर लीजिए, और पैसा जमा करने के बाद आप डायरेक्ट बैंक में रख लीजिए, घर में रख लीजिए। 5 साल छोड़ दीजिए, 10 साल तक भी आप बैंक में रखिएगा तो पैसा आपको बढ़ेगा, घटेगा नहीं और नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुद्रा से पहले नहीं, मुद्रा जब नहीं आया था तो हमारे देश में, हमारे जगहों पे सामान से करते थे, तो सामान कब सब खराब हो जाता था कोई गारंटी नहीं। अभी आप सब्जी रखिए ना, सब्जी रख लीजिए, सब्जी ले लीजिए, आप 4 दिन नहीं जाए खराब हो जाएगा। लेकिन उसी चीज को आप ज्यादा सब्जी ना खरीद के, पैसा अगर आपके पास है, जितना आवश्यकता है उसी चीज को उतना ही अगर हम सब्जी खरीदेंगे, है ना, तो पैसा तो खराब नहीं ना होगा। तो धन को संचय कर सकते हैं, धन को जमा कर सकते हैं, है ना, मुद्रा के रूप में, और बैंक में भी जमा कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो आप आयात से समझ में आ गया? आयात शुल्क किसे कहते हैं? आयात शुल्क हम उसे कहेंगे जो हमारे देश में आने के लिए जो शुल्क लगता है उसे हम आयात शुल्क कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा हम आप लोग को बताएं, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र कहाँ पे आया गया था? हमारे देश में जब कपड़ा का मशीन नहीं था तो पहले हाथ से बिनते थे, लेकिन सबसे पहले 1818 ईस्वी में आपका कलकत्ता में वस्त्र का आधुनिक आया था। तीसरा है, भारत में झूम खेती कहाँ कहाँ की जाती है? तो असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्य है जहाँ पे झूम का खेती की जाती है। भारत में दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे छोटे दल और राष्ट्रीय दल
दोनों चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का मतलब है जो सरकार का कोई भी योजना को, कार्य योजना को लाते हैं, उसको जानकारी जनता को होना चाहिए, जनता तक पहुंचाना चाहिए, जनता को ये जानकारी होना चाहिए। इसे हम लोकतंत्र को पारदर्शिता कहते हैं। मुद्रा के बारे में आप लोग को बता दिए। मुद्रा पहला है कि वस्तु विनिमय को, झंझट को, टेंशन को खत्म कर देता है। मुद्रा अगर किसी भी चीज को, पैसा अगर किसी भी वस्तु को बेचना है तो बेच के आप पैसा जमा कर सकते हैं, और खरीदना है तो पैसा देकर खरीद सकते हैं। दूसरा है कि अगर पैसा जमा करना है, इकट्ठा करना है, तो सामान अगर रहेगा तो आपको खराब हो जाएगा, लेकिन पैसा धन मुद्रा के रूप में आप कलेक्ट करके मुद्रा के रूप में बनाकर आप बैंक में या कहीं पर भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये था आज आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसे आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वो आप YouTube पे अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आप सभी को बता देंगे। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑफलाइन, वो सब समझने का प्रयास कीजिए। नहीं आएगा दूसरे दिन आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.